बहुत महत्वपूर्ण बातें जिन पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। पहली ये कि भाई अवसर समान, लेकिन क्या गरीब आदमी चुनाव लड़के आगे बढ़ सकता है? सरकार कहती है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसने एक पैमाना तय किया कि इतने पैसे आप खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब इतने पैसे खर्च होते हैं, जिसकी लगभग वो 30 लाख से ऊपर की उन्होंने एक सीमा तय की है। यानी कि जिसके अकाउंट में 30 लाख रुपए होंगे वो चुनाव लड़ सकता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि प्रदेश के 90% लोगों के अकाउंट में 30 लाख रुपए नहीं। क्या वो 90% लोग गरीब, किसान, मजदूर, खेतीहार लोग, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोटे काम करने वाले, क्या उनके अंदर बदलाव करने की क्षमता नहीं है? लेकिन इस लोकतंत्र को पैसे से इसको केंद्रित करके अपने अधीन किया जाए, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। जो लोग सत्ता में आजादी से पहले थे वो आज भी पैसे के दम पे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो हालात ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया। इवन एक छोटे से बच्चे जिसकी आबादी की गणना हो रही है उसके ऊपर भी 31,000 रुपए का कर्ज। और ये कर्ज आपने नहीं लिया, आपने तो टैक्स दिया। अब तो टैक्स देते आ रहे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, टैक्स दे रहे हैं। ये सरकारों ने लिया है पॉलिसी बनाने के लिए, लेकिन वो पॉलिसी कहां बन रही है, कैसे बन रही है? नेता तो पैसे वाले हो रहे हैं, अधिकारी तो पैसे वाले हो रहे हैं, लेकिन आम जनता तो गरीब पे गरीब होती जा रही है। कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें एक जीएसटी डिप्टी कमिश्नर है जिन्होंने जीएसटी में कर चोरी पकड़ी 13 करोड़ रुपए। अब इन्हीं अधिकारी को भरोसे तो सिस्टम है कि भाई कोई घोटाला नहीं करेगा, अपराध नहीं करेगा, लेकिन होना ही चाहिए था कि उस पर एफआईआर लिखी जाती, जिसने कर चोरी किया उसको जेल भेजा जाता, उससे रिकवरी की जाती, लेकिन हुआ उल्टा। उन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत तय की, 70 लाख रुपए की पहली किस्त उन्होंने ली। जो अधिकारी लेने गए थे उनको सीबीआई ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उनसे पूछा किसने मांगी है, तो उन्होंने कहा डिप्टी कमिश्नर मैडम ने। तो उन्होंने उनको फोन किया, उसके सामने रखवा के फोन किया, तो उन्होंने बताया कि मैडम पैसे आ गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जल्दी से गोल्ड में कन्वर्ट करके मेरे पास पहुंचा दो। तो जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो करप्शन को रोकेंगे, लोगों की मदद करेंगे, जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी बना के लोगों का भला करेंगे, ये जब दोनों ही तंत्र और इन पर निगरानी करने वाली न्यायपालिका और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं, जब ये चारों एक तरह की बात करेंगे, एक विचार की बात करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये जनता के खिलाफ तानाशाही को जन्म देंगे। आज भारत में वही हो रहा है। मीडिया जनता से सवाल करती है, विपक्ष से सवाल करती है, न्यायपालिका कहीं ना कहीं सरकार की तरफ खड़ी दिखाई देती है, और एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के आगे नतमस्तक है कि उनको अच्छी ट्रांसफर पोस्टिंग मिल जाए, अच्छे पद मिल जाए, और नेता अपने और अपनी पार्टी के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में जनता प्रति कहते हैं कि न्याय सबका जन्म से अधिकार है। कोई गरीब आदमी मुझे सुप्रीम कोर्ट जाकर दिखा दे, न्याय तो बहुत दूर की बात है। वो इतना सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इतना उसका मकान मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट जाने। जब सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस मिलकर अन्याय करे तो कहां जाएगा आदमी? न्यायपालिका। और जब न्यायपालिका आज के हालात देखो, 20 लाख रुपए और फेस वैल्यू के वकील, 10 लाख रुपए हेरिंग के वकील, 5 लाख रुपए, कहां से जनता न्याय लेगी? इसलिए बुरे हालातों को बदलने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के हाथ में शक्ति है। तो हर बालिग व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति है जो आज हमें गाजर, मूली, भेड़ बकरी की तरह हमारे साथ ट्रीट कर रही है जो सरकार है, उनको बदल सकते। 5 साल में आप पे कोई ऐसा मौका नहीं आता कि आप अपने ऊपर होने वाले गलत जो थोपे जा रहे टैक्स हैं, जो पॉलिसियां बनाई जा रही गलत, जो हम नुकसान उठा रहे हैं, उसको रोक सके। हम पे एक ही मौका आता है, जैसे आपने 10 रुपए को सामान खरीदा और सामान खराब है तो आप चले जाओगे उपभोक्ता न्यायालय में और जब कंप्लेन करोगे सर जो डिमांड जो लिखा गया था वो पूरा नहीं हुआ तो मेरा पैसा वापस दिलाएगा।
लेकिन यहाँ लोकतंत्र में जिसको आप वोट दे दोगे, चाहे वो आपकी एक बात पूरी ना करे, सैकड़ों बातें करके आप कहीं नहीं जा सकते। जो ये 4 तारे तोड़ने के सपने नेता दिखाते हैं, तो चुनाव के बाद अगर इनसे कोई पूछे तो ये बात, तो हालांकि मिलते नहीं है, और मिल जाए तो अगर एक भी बात पूरी ना करे तो आप इनका कुछ कर नहीं सकते हो। 10 रुपए के सामान पे वोट जा सकते हो, 100 रुपए के सामान पे वोट जा सकते हो, लेकिन करोड़ों रुपए की से कीमती वोट के ऊपर आप कहीं नहीं जा सकते। बस 5 साल बाद उनके खिलाफ वोट कर सकते हो, इसके अलावा कोई रास्ता आपके पास नहीं। तो ये वोट हमारा हथियार है, इसको अभाव में, प्रभाव में, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में इधर उधर ऐसे ही दे देना, आंख बंद करके दे देना, ये भी एक तरह से गैर जिम्मेदारी है। तो हमें समझना पड़े कि हमारी वोट ही हमारी शक्ति है, इसका प्रयोग करना हमें आना चाहिए, तभी शायद हम अपने हालातों को बदल सकते। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक जनता के बीच से उनकी लड़ाई को लड़ने वाले, उनके दर्द को समझने वाले लोग नहीं जाएंगे, उनके बीच के लोग नहीं जाएंगे और वो जाके उनके हक के लिए बोलेंगे नहीं, तब तक कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे लोगों को लाने की, अच्छे लोगों के जरिए आगे बढ़ने की। हालांकि पैसे वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी, पैसे वाले उसके लिए हमें रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाएंगे, मीडिया, न्यायपालिका, तमाम तरह के तंत्र का सहारा लेंगे, पुलिस, लेकिन इनसे हम लोग रुकने वाले नहीं। हम लोग जनता के बीच के लोग कोशिश करेंगे कि जनता को जागरूक करके इस व्यवस्था को बदलें। आप जाओ कहीं भी, आप महसूस कर रहे हो कितना डिफरेंस है कि जो सरकार में नेता होते हैं कहते हैं कि हम गरीबों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे हैं, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं, लेकिन नेताजी कभी अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं पढ़ाते जिन स्कूलों को करोड़ों रुपए लगा के वो बनाए जनता के लिए, कह के कि बहुत अच्छे स्कूल है, और जिन अस्पतालों को कहते हैं कि हमने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए गरीबों के इलाज के लिए, उनमें कभी अपना इलाज नहीं कराते, परिवार का नहीं कराते। सवाल ये है, अगर ये अस्पताल अच्छे है तो आप अपना इलाज क्यों नहीं कराते? तो स्कूल अच्छे तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? अपने बच्चों को तो अमेरिका, लंदन पढ़ाते हो, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हो, रूस पढ़ाते हो, फ्रांस पढ़ाते हो, और यहां के तो अच्छे स्कूल बना दिए। बेसिक थ्योरी समझाने का मेरा काम, कारण मैं समझाने का मेरा प्रयास है।